बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट। इट फॉल्स इन द कोर्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मेरा नाम डॉक्टर ताहिर मकबूल है। तो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। देन सेकेंडली एनवायरमेंटल साइंस क्या होती है और उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। सो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। सो एनवायरनमेंट के हवाले से जब भी बात होती है, मतलब उर्दू में अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट को माहौल कहते हैं। जब भी आपके जहन में माहौल का लफ्ज़ आता है तो आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इंसान के जहन में एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उसकी सराउंडिंग से रिलेट करता है। सो अगर हम एनवायरनमेंट को ओवरऑल देखें तो एनवायरनमेंट बेसिकली उसकी सराउंडिंग का ही सम है। सो एनवायरनमेंट इज़ द सम ऑफ टोटल ह्यूमन सराउंडिंग। जब हम इंसान एक अपने माहौल की या एनवायरनमेंट के बात करता है तो इसका मतलब उसके जो इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर काउंट की जा सकती हैं और उन्हीं को कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनको 4 कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली है दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, सेकेंडली द हाइड्रोस्फेयर, थर्डली द लिथोस्फेयर एंड फोर्थली द बायोटा, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो मेजर कैटेगरीज़ हैं ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए एक वाइटल कंपोनेंट है। सिमिलरली हाइड्रोस्फेयर जिसको हम वाटर बॉडीज़ के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली हमें पानी या वाटर प्रोवाइड करता है जिसको हम पीते हैं और जिसके बगैर हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। सिमिलरली लिथोस्फेयर की बात करते हैं जो सॉलिड अर्थ है, इसको आगे जाके हमने एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। तो लिथोस्फेयर से हमें बेसिकली सॉइल से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं जो हम बेसिकली हमारी खुराक या फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इनके अलावा जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम फॉर फूड भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोवाइड अ सपोर्ट इन ऑर्डर टू सस्टेन आवर लाइफ। तो एनवायरनमेंट बेसिकली इन तमाम जो सराउंडिंग्स हैं और उनके ये जो मेजर सब डिविजन्स हैं इनको कलेक्टिवली अगर हम कहें तो ये बेसिकली एनवायरनमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है एज़ फार एज़ ह्यूमन इज़ कंसर्न। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को आगे जाके हम डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंस को देख लेते हैं कि वो क्या है। एनवायरमेंटल साइंस एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जो कि बेसिकली इंट्रैक्शंस को स्टडी करती है जो इन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के दरमियान होती है। द साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन दैट अकर अमंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ह्यूमन के सराउंडिंग के अंदर ये जो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करते हैं इनके दरमियान जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंट्रैक्शंस होती हैं उसको कवर करती है आपकी एनवायरमेंटल साइंस। अब चाहे ये जो इंट्रैक्शंस या कंपोनेंट्स हैं उनको हम इसी तरह जिस तरह हमने पहले कैटेगराइज किया, हम टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेयर, एक्वेटिक, लिविंग या एंथ्रोपोलॉजिकल, ये इन कंपोनेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली उसी से मिलती जुलती कैटेगरीज़ हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इन एटमॉस्फेयर के दरमियान या इन एनवायरनमेंट्स के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होती है उसको स्टडी करती है एनवायरमेंटल साइंस, ताकि जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से सस्टेन कर सकें इस अर्थ के ऊपर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो जाहिर बात है अगर इन चाहे टेरेस्ट्रियल हो, एटमॉस्फेयर हो, एक्वेटिक हो, लिविंग हो या एंथ्रोपोलॉजिकल हो, इन एनवायरनमेंट्स का हमें पता होगा और इनके अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं उनका अगर हमें पता होगा तो तभी हम
जो लाइफ की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और जो सस्टेनेबिलिटी है लाइफ की उसको क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाय प्रिजर्विंग ऑल दीज एनवायरनमेंट्स। प्रॉपरली अगर हम एनवायरमेंटल साइंस को डिफ़ाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस विल बी कंसीडर्ड एज द स्टडी ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देयरऑन। अब ये बेसिकली वही चार चीज़ें हैं। अर्थ आप ले लें, लिथोस्फीयर के साथ रिलेट कर लें, एयर को एटमॉस्फेयर के साथ कर लें, वाटर को हाइड्रोस्फीयर के साथ कर लें, या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर या बायोटो के साथ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट इन चारों को स्टडी कर रहा है। प्लस इसके अंदर एक एडिशन है कि जो इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे के तौर पे जो इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसका इम्पैक्ट जो है, जो एडवर्स इम्पैक्ट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो वो उसी वक्त हाईलाइट हुआ है और उसकी इम्पोर्टेंस भी उसी वक्त सिग्निफाई हुई है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप कर रही है वैसे वैसे उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर वो भी उसी तरह लीथल वे के अंदर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। तो एनवायरमेंटल साइंस आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस की एक क्लास है जो कि आप ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए जिसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं या जो फंडिंग है वो बड़ी ज़्यादा कंपैरेटिव टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको अवेलेबल होती है, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल सस्टेन करेगा तभी ह्यूमन सस्टेन कर सकते हैं और तभी ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए क्या हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी का इफेक्ट इन चारों कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर जो साइंस स्टडी करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंटल साइंस का नाम देते हैं। सो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर मेजर एरियाज जो हैं वो वही हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेयर है, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर है, नंबर 3 जियोस्फीयर है और नंबर 4 बायोस्फीयर है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम आगे डिटेल के अंदर 1 बाय 1 देख लेते हैं। सो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम इसे एक लाइन में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर या 4 जोन्स के अंदर। जो सबसे जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट है विद अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इट एक्ट एज अ रेजरवायर ऑफ गैसेस। ये गैसेस जो हैं ज़मीन के ऊपर जो हैं ये हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन गैसेस के रेजरवायर के तौर पे बेसिकली एटमॉस्फेयर एक्ट करता है। दूसरा इसका रोल बड़ा जो वाइटल रोल है, इट मॉडरेट्स अर्थ्स टेम्परेचर, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस ना हो तो आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट ना हो सके, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर रोल प्ले करता है आपके तमाम तरह के जो साइकिल्स हैं, दैट इज़ वाटर साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो और जो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हो, तो उनके अंदर एटमॉस्फेयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सिमिलरली एटमॉस्फेयर के अंदर आपने ओजोन का जिक्र सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जो कि, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमारे लिए डैमेजिंग हैं जो सन से आ रही हैं। तो ओजोन जो है वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है जो कि इन रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसके नतीजे के तौर पे ये रेडिएशंस आप तक नहीं पहुंच पाती, या दूसरे लफ्ज़ों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डैमेज नहीं कर पाती। सिमिलरली जो इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज़ हैं या इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ से एनर्जी अवे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जब हम एयर के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को दोबारा फर्दर डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो कम्स फ्रॉम वाटर,
तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली अर्थ वाटर के नाम से जाना जाता है। अब वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी है ये कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, रीसाइकिल होता है। अगर आप देखें तो इस पिक्चर के अंदर ये एक बड़ी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो वाटर साइकिल है उसको एक्सप्लेन करती है कि आपके पास सपोज़ आप बादलों से शुरू करें कि बारिश होती है, और बारिश जो है वो फिर उसका पानी लेक्स रिवर्स से होता हुआ रन ऑफ होता हुआ डाउन इनटू द ओशन आता है, और इस दौरान एवेपोरेशन जारी रहती है, ओशन से भी एवेपोरेशन होती है, और फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर कंज्यूम करते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं वाटर को इनटू एनवायरनमेंट। सिमिलरली हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका जो फाइनल फेट है सीवरेज लाइन से गुजरने के बाद या नाले से गुजरने के बाद या नहर से गुजरने के बाद अल्टीमेट जो उसकी जो फेट है वो क्या है, या तो सी है या फिर थ्रू एवेपोरेशन वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। फिर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स ये इकट्ठा होता है, कंडेंस होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में रेनफॉल होता है। तो इस तरह ये वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या होता रहता है, रीसाइकिल होता रहता है, और ये साइकिल जो है वो जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम वाटर जो अर्थ के ऊपर मौजूद है अगर हम उसकी यूज़बिलिटी के हवाले से डिस्कस करें तो ज़्यादातर जो वाटर है वो सेलाइन है, यानी कि हम उसे डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ओवर 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ इन ओशन, दैट इज़ इट इज़ सेलाइन वाटर। जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि अराउंड 2.5% है, जिसको हम फ्रेश वाटर या के नाम से याद करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर पार्ट जो है वो आइस की सूरत में अर्थ के ऊपर मौजूद है। यानी कि रिमेनिंग 2.5% का 75% ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, दैट इज़ आइस की फॉर्म में है, और 24% ऑफ दिस 2.5% इज़ ग्राउंड वाटर, और जो रिमेनिंग 1% है वो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर या लेक या रिवर्स या पॉन्ड्स की शक्ल में आपको मिलता है। तो बेसिकली हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं या फिर जो लेक्स या रिवर्स के अंदर मौजूद वाटर है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी ज़मीन के ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर है उसका हम बहुत ही माइन्यूट पार्ट जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए डायरेक्टली क्या करता है, रोल प्ले करता है। अब इस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि 97% एक चीज़ का जब हम काबिल इस्तेमाल नहीं है ड्रिंकिंग या हमारे एज अ फूड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके अंदर भी जो मेजर पार्ट अगर आपका फ्रोज़न हो तो फिर जो काबिल इस्तेमाल पानी है वो उसकी अमाउंट और कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये सफिशेंट है जो पॉपुलेशन है उसको सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट कि हम इसको पोल्यूट ना करें। सो only relatively a small percentage of the total water on earth is actually involved with terrestrial atmosphere and biological process. For that reason it is very important, और इसी वजह से जो environment के अंदर जो हाइड्रोस्फीयर है या वाटर एनालिसिस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ जियोस्फीयर। जियोस्फीयर बेसिकली सॉलिड अर्थ को कहते हैं। द सॉलिड अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल विच सपोर्ट मोस्ट ऑफ प्लांट लाइफ। अब जाहिर बात है अगर सॉलिड अर्थ नहीं होती तो क्या आप और मैं एग्जिस्ट कर सकते हैं इस दुनिया में? द आंसर इज़ नो। सो सॉलिड अर्थ का होना प्लांट के लिए भी और एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके जियोस्फीयर जो है इसके मुख्तलिफ आपको कोर्स मिलते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल या क्रस्ट के नाम से आपने इसकी सब डिवीजन पढ़ी होगी। तो इनके अंदर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो एनवायरमेंटल प्रोसेसेस के साथ जो इस जियोस्फीयर का हिस्सा इन्वॉल्व है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द पार्ट दैट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद एनवायरमेंटल प्रोसेसेस through contact with the atmosphere, hydrosphere and living things
इज़ द सॉलिड लिथोस्फेयर। यानी लिथोस्फेयर जियोस्फेयर का वो पार्ट है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट आता है, हाइड्रोस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट आता है, और फिर जो लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर के अंदर हों या एटमॉस्फेयर के अंदर हों या आपके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर हों, वो सारे के सारे लिथोस्फेयर के साथ क्या होते हैं, इन कांटेक्ट आते हैं। तो यहीं पे ज़्यादातर जो एनवायरमेंटल के प्रोसेस हैं वो होते हैं। तो ये लिथोस्फेयर की थोड़ी सी डायग्राम है, इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कोट कर दी है यहाँ पे। तो इसकी जो थिकनेस है जियोस्फेयर के अंदर, लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है, इट वेरीज फ्राम 50 to 100 किलोमीटर इन थिकनेस। यानी कि मुख्तलिफ जो ज़मीन के हिस्से हैं उनके अंदर इसकी जो थिकनेस है वो 50 से 100 किलोमीटर के दरमियान क्या करती है, वेरी करती है। Similarly, its thin outer skin composed largely of lighter silicate-based minerals and called the crust। ठीक हो गया। अब क्रस्ट जो है वो बेसिकली समझ लें कि बिल्कुल जो ऊपर वाली लेयर है, अगर आप इसके अंदर देखें इस डायग्राम के अंदर, ये जो बारीक सी आपको लेयर नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्रस्ट है जो कि सिलिकेट बेस्ड मिनरल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो इसको आप आउटर स्किन का भी नाम दे सकते हैं। तो सॉइल या सॉलिड जो सैंपल हैं एनवायरनमेंट के, जिसके अंदर सॉइल भी आता है, सेडिमेंट भी आता है, सीवेज स्लग भी आती है, ठीक है ना। तो इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम एनालिसिस ऑफ सॉलिड एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हम जब स्टडी करेंगे। बायोस्फीयर के हवाले से एक ही लाइन काफ़ी है, दैट इज़ ऑल लिविंग एंटिटीज़ ऑन अर्थ कंपोज द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे आते हैं और हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है। चाहे ओशन या लेक्स या रिवर्स के अंदर फिश हों या अदर एक्वेटिक ऑब्जेक्ट्स हों, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको उड़ते हुए नज़र आते हुए परिंदे हों। सिमिलरली चाहे वो अर्थ के ऊपर मौजूद जितने भी पौधे हों या जानवर हों, चाहे वो आइस के अंदर रहने वाले एनिमल्स हों, पहाड़ों के अंदर रहने वाले एनिमल्स हों, तमाम जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वो बायोस्फीयर को क्या करती हैं, कंपोज करती हैं, और एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के हवाले से इनका अपना अपना रोल है। 3 कंपोनेंट्स को बड़ी डिटेल के साथ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है या जियोस्फीयर है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।